नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र की करंट से संबंधित दृष्टि निरंतर सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये दोनों पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चर्चित व्यक्ति से, और इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति चर्चा में थे उनको कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहला नाम है फ्रेंकी रेम्यो अडीगा जेडेंग। अब ये चर्चा में क्यों है, याद रखिएगा, मिजोरम में इस बच्चे का जन्म हुआ। किसका? फ्रेंकी रेम्यो अडीगा जेडेंग। और ये भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में इसको मान्यता मिली। अब ये प्रश्न उठेगा कि जो भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा था जो कि मिजोरम में जन्म लिया, जिसका नाम था फ्रेंकी रेम्यो अडीगा जेडेंग, ये जनरेशन बीटा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे जो 1 जनवरी 2025 से लेकर वर्ष 2039 के बीच में पैदा हुए, ऐसे बच्चों को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये भी प्रश्न उठ सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो 2025 से पहले जन्म लिए हैं उन बच्चों को क्या कहा जाएगा? तो याद रखिएगा, उनको अल्फा जनरेशन कहा जाता है। ऐसे बच्चे जिनका जन्म 2013 से 2024 के बीच हुआ है उनको अल्फा जनरेशन कहा जाता है। तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि बीटा जनरेशन किसको? 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच में पैदा हुए बच्चों को। और इसमें भारत का पहला जनरेशन बीटा किसको घोषित किया गया? मिजोरम में जन्मे बच्चे को। उसका नाम है फ्रेंकी रेम्यो अडीगा जेडेंग। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला जो चर्चित व्यक्ति थे वो थे अभिलाष रावत। याद रखिएगा, ये जो अभिलाष रावत साहब हैं ये भारतीय तेल वाहक पोत के कैप्टन थे। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई। और याद रखिएगा, जो लाल सागर में बचाव अभियान दिखाया गया उसमें असाधारण साहस के लिए उनको चालक दल समेत 2024 का अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो अभिलाष रावत साहब हैं ये भारतीय तेल वाहक पोत के कैप्टन थे, और लाल सागर में जो बचाव अभियान गया उसमें अभिलाष रावत साहब के साथ उनके साथ जो और चालक दल था, इनको 2024 का अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? अभिलाष रावत को। यहाँ पर एक प्रश्न और ज्योग्राफी से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है कि जो लाल सागर है ये कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है कि लाल सागर ये अफ्रीका और एशिया के बीच में हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि लाल सागर के जो सीमावर्ती देश हैं उनके नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि लाल सागर से जो सीमा बनाने वाले देश हैं उसमें मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। क्लियर? तो इस संदर्भ में भी इस प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। याद रखिएगा, ये जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं इनको सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है। क्लियर? याद रखेंगे, 30 जनवरी 2025 को ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण किया। और याद रखेंगे, ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अनीस दयाल सिंह जी का स्थान ग्रहण किया है। क्लियर? प्रश्न ये भी बन सकता है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई, और सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्लियर? अगला देखिए। अगला नाम है जनरल वीके सिंह। याद रखिएगा, जनरल वीके सिंह साहब को, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और थल सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनको मिजोरम का 25वां राज्यपाल बनाया गया। क्लियर? याद रखेंगे, 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में डॉक्टर वीके सिंह साहब ने पदभार ग्रहण किया है, शपथ ली है। यहां पर एक बात स्पष्ट कर दें कि वीके सिंह साहब का पूरा नाम विजय कुमार सिंह है। क्लियर? तो अगर विजय कुमार सिंह साहब का नाम अगर आपको मिजोरम के राज्यपाल से कोरिलेट करना होगा तो आप इसको कर लेंगे। अगला नाम है न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। याद रखेंगे, ये जो न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन साहब हैं इनको उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। क्लियर? मानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर शपथ किसने ग्रहण की? न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन साहब ने 16 जनवरी 2025 को। और याद रखेंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना साहब, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। क्लियर है? तो याद रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब ने न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन साहब को उच्चतम न्यायालय में एज ए न्यायाधीश शपथ दिलाई। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे बन सकता है। सबसे जो मूलभूत प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे, आप सभी को पता भी होगा, बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि अनुच्छेद 124 में। याद रखिएगा, जो संघ की न्यायपालिका है, स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो संघ की न्यायपालिका है ये भाग 5 में अध्याय 4 के अंतर्गत उल्लेखित है, पहली बात।
और दूसरी बात, अगर आपसे कोई अनुच्छेद पूछे तो याद रखिएगा संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक वर्णित है। क्लियर है? और अगर पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किसमें है, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 124 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का क्या प्रावधान होगा, और उसमें अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे। क्लियर है? इसी तरह से आप अनुच्छेद 124 के सब क्लास 2 को जब आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर है कि वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वो नियुक्ति करेंगे। इसमें एज का भी उल्लेख है, इसमें 65 वर्ष आयु दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 3 में इसमें कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए ये दिया गया है। वो भारत का नागरिक हो, किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तब वो न्यायाधीश बन सकता है। क्लियर? तो ये सारे प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 124 में, और ये जो अभी हमने बताया अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 3 में। इसी तरह ये भी प्रश्न बनता है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? तो ये सारे प्रावधान इससे कोरिलेट करके आपको ध्यान में होने चाहिए। क्लियर? इसी तरह से नियुक्ति की बात हुई तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है वो किसमें है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 126 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसी तरह से याद रखिएगा अनुच्छेद 127 है जो कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। क्लियर? तो इस तरह के जो भी पॉसिबल प्रश्न हैं वो आप इस तरह के तथ्यों के साथ कोरिलेट करके ध्यान में रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि करंट को उसकी स्टैटिक पार्ट्स के साथ कैसे कोरिलेट करके अध्ययन किया जाए ये बहुत आवश्यक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वी नारायणन ये कौन है। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं इसरो में, इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक वी नारायणन साहब को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने 13 जनवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया है। याद रखिएगा इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन साहब को कितने कार्यकाल के लिए? 2 वर्ष के लिए इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ साहब का स्थान ग्रहण किया। क्लियर? अगला देखिए, अगला नाम है हरिबाबू कंभमपति का। याद रखेंगे हरिबाबू कंभमपति साहब, इनको उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है और इन्होंने 3 जनवरी 2025 को उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। याद रखिएगा इसके पहले हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के राज्यपाल थे। क्लियर? और इस पद पर उन्होंने रघुवर दास का स्थान ग्रहण किया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा कि मिजोरम के राज्यपाल रहे हरिबाबू कंभमपति साहब को उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। क्लियर? अगर हम यहाँ पर कुछ अन्य राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात कर लें तो इसमें जरा देखिए, सबसे पहला नाम इसमें लिखा है अशोक चंद्रा साहब का। याद रखिएगा ये जो अशोक चंद्रा साहब हैं इनको पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया गया है। किसको? अशोक चंद्रा साहब को पीएनबी का। अगला नाम है आशुतोष अग्निहोत्री। याद रखिएगा आशुतोष अग्निहोत्री जी को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे अशोक चंद्रा साहब को पीएनबी से कोरिलेट करेंगे और आशुतोष अग्निहोत्री साहब को एफसीआई के अध्यक्ष और सीएमडी के तौर पर कोरिलेट करिएगा। अगला नाम है फैज अहमद किदवई का। याद रखिएगा फैज अहमद किदवई साहब नागर विमानन महानिदेशालय, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डीजीसीए कहते हैं, इसके नए महानिदेशक बनाए गए। क्या नाम है? फैज अहमद किदवई। ठीक है। अगला नाम है न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र का। याद रखिएगा उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है इसके नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। क्या नाम है? न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र। ठीक है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर संदीप शाह साहब का कहां पर उल्लेख हुआ है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NABL कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो NABL है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। क्लियर? ये है NABL का फुल फॉर्म और इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर संदीप शाह साहब की नियुक्ति हुई है।
क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अरुणेश चावला, याद रखेंगे ये जो अरुणेश चावला साहब हैं, इनको देश का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर है, तो याद रखेंगे दिसंबर 2024 में देश के नए राजस्व सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अरुणेश चावला को। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राहुल नार्वेकर, याद रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कोलाबा से विधायक हैं और इनको दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? राहुल नार्वेकर। क्लियर। तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री थे, अभी एक किसी परीक्षा में, आयोग की ही परीक्षा में पूछा गया कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक बने हैं, यानी उनके विधानसभा का नाम पूछा गया। तो याद रखेंगे ये राहुल नार्वेकर साहब जो महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, ये कोलाबा से बीजेपी के विधायक हैं। क्लियर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जयतीर्थ आर जोशी, याद रखिएगा ये जो जयतीर्थ आर जोशी हैं, ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और एमडी हैं। क्लियर। तो याद रखेंगे ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? जयतीर्थ आर जोशी। क्या नाम है? जयतीर्थ आर जोशी। और सीधे इनको ब्रह्मोस एयरोस्पेस से कोरिलेट करिएगा। अगला नाम है पंकज त्रिपाठी, याद रखेंगे आप सभी परिचित भी हैं कि एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। इनको मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। क्या नाम है? पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला नाम है संजीव रंजन का, याद रखेंगे हिंद महासागर रिम संघ के नए महासचिव बने हैं। क्या नाम है? संजीव रंजन। संजीव रंजन साहब हिंद महासागर रिम संघ के महासचिव बने हैं 30 दिसंबर 2024 को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आरिफ मोहम्मद खान का। याद रखिएगा वन लाइनर पार्ट में आपने ये पढ़ा था कि बिहार के नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान और इन्होंने 2 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण की है एज ए राज्यपाल बिहार। इसके पहले वो केरल के राज्यपाल थे। याद रखिएगा इस पद पर इन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान ग्रहण किया है। और याद रखिएगा ये जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, अब इनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? इनको बना दिया गया केरल का राज्यपाल, यानी केरल और बिहार के राज्यपाल को आपस में बदल दिया गया। आरिफ मोहम्मद खान जो पहले केरल के राज्यपाल थे, अब वो बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं। और जो पहले बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब, अब इनको केरल का राज्यपाल बना दिया गया। क्लियर। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भुवनेश कुमार, याद रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UIDAI, इसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? भुवनेश कुमार। तो याद रखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ हैं भुवनेश कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, ये कौन है? तो याद रखेंगे ये जो न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम साहब हैं, ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, पहली बात। और याद रखिएगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NHRC कहते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको पॉलिटी के सेक्शन से कोरिलेट करके जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर। और पॉलिटी तो आपको कंप्लीट कराई भी जा चुकी है, उसको निश्चित रूप से रिवीजन कर लेंगे आप। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम। क्लियर। याद रखिएगा इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का स्थान ग्रहण किया है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है रविंद्र नाथ महतो, ध्यान रखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है और विधायक हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे वो लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या नाम है? रविंद्र नाथ महतो। ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि जो महाराष्ट्र का विधानसभा अध्यक्ष हैं वो दूसरी बार कौन बने थे? राहुल नार्वेकर। और झारखंड में दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? रविंद्र नाथ महतो। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संजय मल्होत्रा ये कौन है? तो याद रखेंगे सबसे पहले कि संजय मल्होत्रा पूर्व राजस्व सचिव थे। और याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि RBI के 26वें गवर्नर के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया 11 दिसंबर 2024 को। तो ध्यान रखेंगे RBI के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। क्लियर। और इनका कार्यकाल कितने समय का है? संजय मल्होत्रा का 3 वर्ष का कार्यकाल है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? शक्तिकांत दास का। याद रखेंगे संजय मल्होत्रा ने RBI के गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया और किसका स्थान लिया? शक्तिकांत दास का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रीतीश नंदी ये कौन है? सबसे पहले ध्यान में आप रखेंगे कि प्रीतीश नंदी जो हैं ये एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, फिल्म निर्माता और पूर्व राज्यसभा सदस्य थे।
इनका निधन हो गया है। क्लियर है, निधन के कारण चर्चा में आया अभी। क्या नाम है? प्रतीश नंदी। ठीक है, क्या नाम है? प्रतीश नंदी। याद रखिएगा, ये जो प्रतीश नंदी साहब थे, इनको 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पी जयचंद्रन, या देखिए ये जो प्रश्न है प्रतीश नंदी का, ये प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रतीश नंदी साहब का संबंध किस क्षेत्र से है। क्लियर है, तो इन बातों को भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पी जयचंद्रन, याद रखिएगा ये जो पी जयचंद्रन साहब हैं, ये एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे और इनका निधन हो गया है। क्लियर है, तो याद रखेंगे प्रसिद्ध पार्श्व गायक पी जयचंद्रन साहब का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया। यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पी जयचंद्रन साहब हैं, इन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ भाषा में 16,000 से अधिक गाने गाए। ठीक है, और याद रखिएगा पी जयचंद्रन साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल राज्य पुरस्कार, जेसी डैनियल पुरस्कार, ये पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। सीधा प्रश्न ये बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे पी जयचंद्रन साहब का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा ये एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे और 9 जनवरी 2025 को इनका निधन हुआ। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगला नाम है डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। याद रखेंगे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम साहब, ये भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इनका 4 जनवरी 2025 को निधन हो गया। याद रखिएगा डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम साहब ने भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर हम इनके कुछ कार्यक्रमों को देख लें तो याद रखिएगा डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम साहब ने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने वाले कार्यक्रम, जो कि 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में पोखरण द्वितीय परीक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम साहब, जिनका निधन 4 जनवरी 2025 को हुआ, उन्होंने 1974 के भारत के पहले परमाणु परीक्षण और 1998 के पोखरण द्वितीय परीक्षण कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा वो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, साथ ही साथ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्लियर, तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। अगर हम बात कर लें इनको दिए गए अवार्ड की, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम साहब को 1975 में पद्मश्री पुरस्कार और 1999 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। क्लियर, तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर के.एस. मणिलाल। याद रखिएगा डॉक्टर के.एस. मणिलाल का 1 जनवरी 2025 को निधन हो गया और ये क्या थे, तो ये प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे डॉक्टर के.एस. मणिलाल। क्लियर, और याद रखिएगा डॉक्टर के.एस. मणिलाल जो कि प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे, 2020 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। क्लियर, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है एम.टी. वासुदेवन नायर। एम.टी. वासुदेवन नायर, याद रखिएगा ये जो एम.टी. वासुदेवन नायर साहब थे, ये एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। इनका 25 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। किसकी बात हो रही है? एम.टी. वासुदेवन नायर का। और याद रखिएगा इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1995 में मिला था और 2005 में पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए थे एम.टी. वासुदेवन नायर। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो नाम है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। आपको पता है कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। पिछली क्लास में इनके बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा भी हुई थी और 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का निधन हुआ। याद रखिएगा 2004 से लेकर 2014 तक 2 कार्यकाल के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। याद रखिएगा 1991 से 1996 तक ये वित्त मंत्री रहे भारत सरकार। याद रखिएगा वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति निर्णायक के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और आरबीआई के गवर्नर, ये 1982 से 85 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो आप जानते हैं 2004 से 2014 तक 2 कार्यकाल के लिए। इसमें आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1991 से 96 तक ये वित्त मंत्री रहे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि वित्त मंत्रालय के सचिव भी रहे और याद रखिएगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, ये महत्वपूर्ण है। आरबीआई के गवर्नर रहे 1982 से 85 तक और साथ ही साथ यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लियर, अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को जो पुरस्कार, याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला भारत के संदर्भ में वो है पद्म विभूषण और ये पुरस्कार कब मिला? 1987 में। याद रखिएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इनको 1995 में मिला। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, याद रखिएगा 1993 और 94। अगला है वर्ष के वित्त मंत्री के लिए
यूरो मनी अवार्ड 1993 में, और साथ ही साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में मिला था। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें मुख्य रूप से पद्म विभूषण ध्यान में रखना है, 1987 में प्रदान किया गया था। अगला जो नाम है वो है श्याम बेनेगल। याद रखिएगा, ये जो श्याम बेनेगल साहब हैं, ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। इनका निधन हो गया 23 दिसंबर 2024 को। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल को 1976 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, उसके बाद 1991 में पद्म भूषण मिला, और 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किए गए श्याम बेनेगल। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला जो नाम है वो है तुलसी गौड़ा। याद रखिएगा, तुलसी गौड़ा ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, और इनका 16 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। याद रखिएगा, 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नाम है तुलसी गौड़ा साहब का, जो कि एक पर्यावरणविद थे और 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। अगला नाम है जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि जाकिर हुसैन साहब एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, और याद रखिएगा इनका जो निधन है वो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का निधन यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ 15 दिसंबर 2024 को। याद रखिएगा, प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे जाकिर हुसैन साहब। क्लियर? तो जाकिर हुसैन साहब के वालिद का नाम क्या था? अल्लाह रखा। क्लियर? याद रखिएगा, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में पहली बार अमेरिका में कंसर्ट किया था, और याद रखिएगा 6 दशकों के कैरियर में उन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड भी जीते थे। क्लियर? याद रखिएगा, वर्ष 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, और 2023 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। क्लियर? किसको? जाकिर हुसैन साहब को। तो याद रखेंगे, जाकिर हुसैन साहब को पद्म विभूषण कब मिला? 2023 में। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो जाकिर हुसैन साहब हैं, इनको 1990 में इंडो अमेरिकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। क्लियर? अगला जो नाम है वो है MDR रामचंद्रन। सबसे पहली बात तो ये MDR रामचंद्रन साहब कौन है? ये पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2024 को पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन साहब का निधन हो गया। याद रखिएगा, 1980 से 83 तक और 1990 से 91 तक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे। आपको ये ड्यूरेशन भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार आयोग में इस तरह के प्रश्न बने हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2001 से 2006 तक इस राज्य की विधानसभा के ये अध्यक्ष भी रहे। ठीक है? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि SM कृष्णा। याद रखिएगा, ये जो SM कृष्णा साहब हैं, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इनका निधन हो गया है। क्या नाम है? MS कृष्णा। ठीक है? SM कृष्णा नाम क्या है? SM कृष्णा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। याद रखिएगा, अब ये प्रश्न उठता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कब रहे? तो याद रखिएगा, 1999 से 2004 तक। याद रखिएगा, 1999 से 2004 तक SM कृष्णा साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2009 से 2012 तक देश में विदेश मंत्री भी रहे। कौन? SM कृष्णा। याद रखिएगा, 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे SM कृष्णा। ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो है वो है अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ। इसमें भी देख लीजिए, इसमें आपको देखना है ब्रिगेडियर जनरल अमित झा। याद रखिएगा, ये जो ब्रिगेडियर जनरल अमित झा हैं, इनका निधन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सीरिया इजराइल सीमा पर शहीद हुए। ठीक है? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है कि जो ब्रिगेडियर जनरल अमित झा साहब थे, ये संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल में, और ये सीरिया इजराइल सीमा पर शहीद हुए। ठीक है? कब? दिसंबर 2024 में। अगला जो नाम है वो है शशि रुइया। क्या नाम है? शशि रुइया। याद रखेंगे, जो शशि रुइया साहब हैं, ये SR समूह के सह संस्थापक थे। इनका निधन हो गया। क्लियर है? SR समूह के सह संस्थापक शशि रुइया साहब का 25 को निधन हो गया, 25 नवंबर 2024 को। अगला जो नाम है वो है उस्ताद आशीष खान का। याद रखेंगे, उस्ताद आशीष खान प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक थे। इनका निधन हो गया है 14 नवंबर 2024 को। अब देखिए, यहां से प्रश्न बन सकता है सीधे। क्या आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे, या पूछ लेगा कि हाल ही में निधन हुआ उस्ताद आशीष खान का, इनका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, सरोद वादक। ठीक है? और 14 नवंबर 2024 को निधन हुआ। अगला प्रश्न पूछ रहा है अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति के संदर्भ में, और नाम है अनामिका शर्मा। याद रखिएगा, ये जो अनामिका शर्मा है, ये प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर। ठीक है? सबसे पहली बात तो प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर, और बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया। किसने? अनामिका मिश्रा ने। यहां से भी प्रश्न आपसे बन सकता है। क्लियर?
तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? सबसे पहली बात तो यही बन सकता है कि अनामिका शर्मा का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे? प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर। दूसरी बात कि इन्होंने कहां पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया, तो याद रखिएगा बैंकॉक में। और कितनी ऊंचाई पर? तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर बैंकॉक में महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराने वाली अनामिका शर्मा थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निमिषा प्रिया, याद रखेंगे निमिषा प्रिया जो है ये एक भारतीय नर्स है और यमन की एक अदालत द्वारा इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। क्या नाम है? निमिषा प्रिया। ठीक है, अगला देखिए, और कहां की अदालत ने? यमन की अदालत ने। अगला नाम है काम्या कार्तिकेयन। याद रखिएगा ये जो काम्या कार्तिकेयन है ये मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है। इनका परिचय हो गया कि जो काम्या कार्तिकेयन है ये मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है और 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। तो याद रखेंगे काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। क्लियर? और कितने वर्ष की? 17 वर्षीय छात्रा है मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की। अगला देखिए, अब यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति के संदर्भ में चर्चा होगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति में जो सबसे पहला नाम है वो क्या है? प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो। याद रखिएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो। अब ये चर्चा में क्यों थे? याद रखिएगा भारत ने 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया और भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो साहब आए थे। क्लियर? 26 जनवरी 2025 को कहां के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे। क्लियर? यानी इसके पहले 3 इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत में एज ए चीफ गेस्ट आ चुके हैं गणतंत्र दिवस समारोह में, और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो साहब आए थे। अगला पूछा जा रहा है मोहम्मद घासन मौमून का। क्या नाम है? मोहम्मद घासन मौमून। याद रखिएगा ये मालदीव के रक्षा मंत्री है। क्लियर? मालदीव के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? मोहम्मद घासन मौमून। याद रखेंगे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच। और याद रखिएगा इस यात्रा के दौरान इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। क्लियर? तो ये इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है। ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच किस देश के रक्षा मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो याद रखेंगे मालदीव के रक्षा मंत्री। और ये भी पूछ सकता है कि 8 से 10 जनवरी 2025 को मोहम्मद घासन मौमून भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, ये किस देश के रक्षा मंत्री थे? तो आपका जवाब होगा मालदीव का। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए आपको आंसर बहुत आसानी से करना है। अगला नाम है जेक सुलिवन। याद रखिएगा ये जो जेक सुलिवन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे जनवरी 2025 में। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जनवरी 2025 में जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत की यात्रा पर आए थे उनका नाम क्या है? जेक सुलिवन। क्या नाम है? जेक सुलिवन। याद रखिएगा इन्होंने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब के साथ मुलाकात की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत आए थे उनका नाम है जेक सुलिवन। क्लियर? अगला नाम है इनाह कैनाबारो लुकास। क्या नाम है? इनाह कैनाबारो लुकास। याद रखिएगा ये जो इनाह कैनाबारो लुकास है ब्राजील की ये है और विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बनी है। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला कौन सी बनी है? इनाह कैनाबारो लुकास। और इनका संबंध कहां से है? ब्राजील से। याद रखिएगा इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 116 वर्ष 200 दिन। ठीक है, तो 116 वर्ष 200 दिन से अधिक की उम्र वाली विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला कौन बनी है जनवरी 2025 में? ब्राजील की इनाह कैनाबारो लुकास। इनाह कैनाबारो लुकास। याद रखिएगा ये जो इनाह कैनाबारो लुकास है इन्होंने जापान की टोमिको इटूका का निधन होने के बाद यह खिताब मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो इनाह कैनाबारो लुकास हैं इनके पहले जापान की टोमिको इटूका के पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन जब जापान की टोमिको इटूका का निधन हो गया उसके बाद विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का जो नाम है वो किसका आया? ब्राजील की इनाह कैनाबारो लुकास का। बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा बिना किसी कंफ्यूजन के, और जो भी पॉसिबल प्रश्न हैं बन सकते हैं उन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको आधिकारिक तौर पर खिताब से नवाजा है। क्लियर? अगला देखिए,
अगर हम यहाँ पर कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की बात कर लें नियुक्ति के संदर्भ में, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आपको देखना है जोसेफ ऑन का। ये देखिए जोसेफ ऑन जो है ये लेबनान के राष्ट्रपति के पदभार इन्होंने ग्रहण किया 9 जनवरी 2025 को। स्पष्ट याद रखेंगे, लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ ऑन। क्या नाम है? जोसेफ ऑन। अगला नाम है निकोलस मादुरो। क्या नाम है? निकोलस मादुरो। याद रखिएगा निकोलस मादुरो ये तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। तो देखिए नाम भी ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जॉन ड्रामानी महामा। क्या नाम है? जॉन ड्रामानी महामा। ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? घाना के। तो याद रखेंगे घाना के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? जॉन ड्रामानी महामा। जॉन ड्रामानी महामा ये घाना के नए राष्ट्रपति बने। अगला है सुहास सुब्रमण्यम। याद रखिएगा ये जो सुहास सुब्रमण्यम साहब हैं ये भारतीय मूल के अमेरिकी पहली बार और 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में शपथ ली है। ठीक है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में इन्होंने शपथ ली। नाम क्या है? सुहास सुब्रमण्यम। याद रखिएगा ये वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी और दक्षिण एशियाई हैं। क्या नाम है? सुहास सुब्रमण्यम। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और कहां से? वर्जीनिया। ठीक है। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि मैया सैंड्रू। ये जो मैया सैंड्रू है ये कौन है? तो याद रखिएगा दूसरी बार मालदोवा की राष्ट्रपति बनी है। नाम है मैया सैंड्रू। ठीक है। तो मैया सैंड्रू दूसरी बार मालदोवा के राष्ट्रपति बनी है और याद रखिएगा कब बनी? दिसंबर 2024 में। और याद रखिएगा पहली बार 2020 में इन्होंने मालदोवा के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था और दूसरी बार दिसंबर 2024 में मैया सैंड्रू। क्या नाम है? मैया सैंड्रू दूसरी बार मालदोवा की राष्ट्रपति बनी है। अगला नाम है एसाके वालू इके। क्या नाम है? एसाके वालू इके। याद रखिएगा टोंगा के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। टोंगा के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार किसने ग्रहण किया है? एसाके वालू इके। एसाके वालू इके। ठीक है। और कब ग्रहण किया टोंगा के प्रधानमंत्री के तौर पर? 22 जनवरी 2025 को। अगला जो नाम है वो है क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटिर। क्या नाम है? क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटिर। ठीक है। ये कौन है? आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि वे आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे 21 दिसंबर 2024 को आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटिर। क्या नाम है? क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटिर। ठीक है। अगला जो नाम है वो है श्रीराम कृष्णन का। किसका नाम है? श्रीराम कृष्णन का। याद रखिएगा भारतीय अमेरिकी उद्यमी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 20 जनवरी 2025 को। तो याद रखेंगे श्रीराम कृष्णन ये भारतीय अमेरिकी उद्यमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार का पदभार ग्रहण किया श्रीराम कृष्णन ने। अगला जो नाम है वो है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर का। क्या नाम है? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। और याद रखिएगा ये जो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर हैं इनको उच्चतम न्यायालय भारत के पूर्व न्यायाधीश और इनको किसका अध्यक्ष बनाया गया? तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईजेसी, इसका अध्यक्ष बनाया गया दिसंबर 2024 में। क्या नाम है? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। ठीक है। तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर साहब जो कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे, इनको संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। अगला जो नाम है वो है प्रीति लोबाना। याद रखेंगे गूगल द्वारा भारत की नई कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं प्रीति लोबाना। तो प्रीति लोबाना कौन है? गूगल द्वारा भारत की नई कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त हुई प्रीति लोबाना। और कब नियुक्त हुई? दिसंबर 2024 में। अगला जो नाम है वो है फ्रांसवा बायरू। क्या नाम है? फ्रांसवा बायरू। याद रखिएगा फ्रांसवा बायरू साहब ने फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट नाम है फ्रांसवा बायरू। याद रखिएगा ये पदभार दिसंबर 2024 में, वो भी 13 दिसंबर 2024 को। और इस पद पर उन्होंने मिशेल बर्नियर का स्थान ग्रहण किया है। यानी फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर थे, अब उनके स्थान पर 13 दिसंबर 2024 को फ्रांसवा बायरू ने पदभार ग्रहण किया है। अगला जो नाम है वो है मोहम्मद अल बशीर का। याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं दिसंबर 2024 में। नाम है मोहम्मद अल बशीर। तो जब भी मोहम्मद अल बशीर का नाम आएगा आप सीधे सीधे कहेंगे कि सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए दिसंबर 2024 में मोहम्मद अल बशीर। अगला जो नाम है वो है हरमीत ढिल्लो का।
ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक और रिपब्लिकन पार्टी की कार्यकर्ती, क्या नाम है, हरमीत ढिल्लो। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि हरमीत ढिल्लो कौन था। तो याद रखेंगे, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है और रिपब्लिकन पार्टी की कार्यकर्ती है। और हरमीत ढिल्लो जी को संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है दिसंबर 2024 में। नाम है हरमीत ढिल्लो। अगला नाम है न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा विदुषिनी फर्नांडो। देखिए, नाम इनका बहुत बड़ा है। इनका संक्षिप्त नाम आपने पढ़ा था मुर्दू फर्नांडो। अब इनका पूरा नाम देखिए, मुर्दू निरूपा विदुषिनी फर्नांडो। ये श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, मुर्दू निरूपा विदुषिनी फर्नांडो। ठीक है, अगर आप मुर्दू फर्नांडो भी याद रखेंगे तभी काम हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कश्यप पी पटेल। याद रखिएगा, ये जो कश्यप पी पटेल साहब हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप कहते हैं एफबीआई, इसके नए प्रमुख नामित हुए। ठीक है, तो याद रखेंगे, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के नए प्रमुख कौन, कश्यप पी पटेल। कश्यप पी पटेल। और कब नियुक्ति हुई, दिसंबर 2024 में। अगला जो नाम है वो है मसातो कांडा। याद रखिएगा, मसातो कांडा ये एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, नवंबर 2024 में एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एडीबी कहते हैं, इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, मसातो कांडा। क्या नाम है, मसातो कांडा। अगला जो नाम है वो है जय भट्टाचार्य का। याद रखेंगे, ये जो जय भट्टाचार्य हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, पहली बात। और याद रखिएगा, जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी एनआईएच के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे, जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी एनआईएच के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, ये उम्र दराज वाली जो महिला वाला था वो कौन सा नाम था, इनाह कैनाबारो लुकास। ठीक है, और उन्होंने विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति और विश्व की सबसे उम्रदराज महिला के रूप में मान्यता दर्ज की है। ये तो नाम हो चुका है। क्या नाम था, इनाह कैनाबारो लुकास। अगला जो नाम था वो है डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट। क्या नाम है, डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट। याद रखिएगा, ये फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान, और इनका निधन हो गया। क्लियर है, याद रखिएगा, उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था और ये फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान थे। नाम है डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट। और निधन कब हुआ, 28 दिसंबर 2024 को। अगला जो नाम है वो है ओसामू सुजुकी। क्या नाम है, ओसामू सुजुकी। याद रखेंगे, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन, और इनका 25 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। क्या नाम है, ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी, ये सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन, निधन हो गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि उन्हें वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और वर्ष 2025 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस बार ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है और 2025 में इनको पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला। नाम है ओसामू सुजुकी और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन रहे। 25 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। क्लियर, अगला देखिए, अगला नाम है जिमी कार्टर का। याद रखेंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इनका निधन हो गया। नाम है जिमी कार्टर। ठीक है, और कब निधन हुआ, 29 दिसंबर 2024 को। नाम है जिमी कार्टर, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हुआ। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि ये 100 वर्ष के थे। क्लियर है, यानी जिमी कार्टर जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये 100 वर्ष के थे। और याद रखिएगा, वो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या नाम है, जिमी कार्टर। और वो कब राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, तो याद रखेंगे 1977 से 1981 के बीच में अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे जिमी कार्टर। तो जिमी कार्टर 1977 से 1981 के बीच में 39वें राष्ट्रपति रहे। याद रखिएगा, जिमी कार्टर ने इजराइल और मिस्र के बीच शांति समझौता कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, यानी कैंप डेविड समझौता। ठीक है, किसके बीच में, इजराइल और मिस्र के बीच में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा जिमी कार्टर के बारे में कि उन्हें विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो याद रखेंगे, जिमी कार्टर को 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। किस वजह से, तो विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि वे वर्ष 1978 में भारत की यात्रा करने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी कि 2025 में जिमी कार्टर की ऑडियो बुक, ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक
नरेशन स्टोरी लेटिंग रिकॉर्डिंग का जो ग्रैमी पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। अब उसका नाम क्या था उस जिमी कार्टर की ऑडियो बुक का? लास्ट संडेज इन प्लेन्स, ए सेनेटियल सेलिब्रेशन। ठीक है, बुक का नाम फिर से देखिए, ये जिमी कार्टर की ऑडियो बुक थी जिसका नाम था लास्ट संडेज इन प्लेन्स, ए सेनेटियल सेलिब्रेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। और इसको सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, और याद रखिएगा ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और 29 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। ठीक है, अगर हम कुछ अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की बात करें तो इसमें आपको नाम ध्यान में रखना है, यून सुक येओल। क्या नाम है? यून सुक येओल। ये कौन है? तो ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति और यहाँ की संसद के द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। क्या नाम है? यून सुक येओल। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद के द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ दिसंबर 2024 में। ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति और नाम क्या है? यून सुक येओल। यून सुक येओल। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला जो नाम है अशोक राज सिगडेल। ये जो अशोक राज सिगडेल है ये नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष, और याद रखिएगा सुप्रबल जन सेवाश्री जनरल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेना के जनरल मानद रैंक इनको प्रदान की गई। कब? दिसंबर 2024 में अशोक राज सिगडेल को। क्लियर है, तो याद रखेंगे अशोक राज सिगडेल को, जो कि नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष, इनको भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की गई। और कब की गई? दिसंबर 2024 में अशोक राज सिगडेल। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहां पर कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के निधन के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव। क्या नाम है? पहले नाम क्लियर करिए, लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव। इगोर किरिलोव। अब ये इगोर किरिलोव कौन है? तो याद रखेंगे रूस के प्रमुख सैन्य अधिकारी, और इनका क्या हो गया? निधन हो गया था। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव। क्या नाम है? इगोर किरिलोव। ठीक है, और ये रूस के प्रमुख सैन्य अधिकारी थे। इनका निधन हो गया 17 दिसंबर 2024 को। याद रखिएगा मॉस्को में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाए गए बम में उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्थल। ठीक है, अब यहाँ पर चर्चित स्थल में सबसे पहले राष्ट्रीय स्थल को देखेंगे और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थल को देखेंगे। अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय स्थल में सबसे पहले स्थल की, तो वो कौन है? वाव थराद। अब ये वाव थराद क्या है, कहाँ का जगह है? तो याद रखेंगे गुजरात सरकार के द्वारा बनासकांठा जिले को विभाजित करके ये एक नया जिला बनाया गया। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि एक जिला बना है वाव थराद। क्या नाम है? वाव थराद। ठीक है, और कहाँ, किस जगह का जिला बना? गुजरात राज्य का। किस जिले को विभाजित करके बना? तो बनासकांठा जिले को विभाजित करके वाव थराद एक नया जिला बना। और याद रखिएगा नए जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा नए जिले का मुख्यालय थराद शहर में। ठीक है, और नए जिले के गठन के साथ गुजरात में जिलों की संख्या अब कितनी हो गई? 34 हो गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि बनासकांठा जिले के विभाजन के बाद एक नया जिला बना वाव थराद। इसका मुख्यालय थराद शहर में है और इसके बनने के बाद गुजरात में जिलों की कुल संख्या 34 हो गई। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो याद रखिएगा ये हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम, और ब्लिंकिट कंपनी के द्वारा त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। क्लियर है, यानी एम्बुलेंस इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्लिंकिट कंपनी के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत जनवरी 2025 में की गई। किस कंपनी के द्वारा? ब्लिंकिट कंपनी के द्वारा। अगला जो स्थल है राष्ट्रीय स्थल, उसका नाम है कन्याकुमारी। याद रखिएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के द्वारा तमिलनाडु के इस नगर यानी कन्याकुमारी में समुद्र पर भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन किया गया। क्लियर है, तो याद रखेंगे सबसे पहली बात कि समुद्र पर भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन कहां हुआ? तो याद रखेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और किसने उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने। क्लियर है, याद रखिएगा। और कब हुआ? 30 दिसंबर 2024 को। अब आइए समुद्र पर जो भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन हुआ तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में, इस कांच के पुल यानी ग्लास ब्रिज की कुछ विशेषता देख लीजिए। याद रखिएगा ये पुल जो है ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो भारत का पहला कांच का पुल है, ग्लास ब्रिज है, जो कि स्टैब्लिश किया गया कहां पर? कन्याकुमारी में। ये पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। और इस पुल की लंबाई कितनी है? 77 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला जो स्थल है वो है चेन्नई।
और ये भी तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित है। याद रखिएगा, तमिलनाडु के इस शहर चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया। क्लियर? ये वन लाइनर पार्ट में आप पढ़ भी चुके हैं कि चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्टैब्लिश किया गया। और याद रखिएगा, ये बायो बैंक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और मद्रास मधुमेह अनुसंधान संस्थान अर्थात एमडीआरएफ के सहयोग से स्थापित किया गया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला जो शहर है वो है मुंबई। याद रखेंगे, महाराष्ट्र के इस शहर में नौसेना की स्पीड बोट परीक्षण के दौरान अनियंत्रित होकर नीलकमल नामक यात्रियों से भरी नौका से टकरा गई। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। मुंबई ये क्यों चर्चा में आई? क्योंकि ये महाराष्ट्र का एक शहर है और यहाँ पर नौसेना की जो स्पीड बोट है वो परीक्षण के दौरान अनियंत्रित होकर नीलकमल नामक यात्रियों से भरी नौका से जाकर टकरा गई। यानी नौसेना की स्पीड बोट यात्रियों से भरी नीलकमल नामक नौका से जाकर टकरा गई। ये घटना है 18 दिसंबर 2024 की और इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। क्लियर? मृत्यु कितनी हुई? 13 लोगों की। और याद रखिएगा कि ये नौका यात्रियों को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप लेकर जा रही थी। ठीक है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और ये जो यात्रियों से भरी नौका थी इसका नाम क्या था? नीलकमल। अगला देखिए, अगला जो स्थल है वो है भोपाल। देखिए, भोपाल के संदर्भ में आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये तो पता है कि मध्य प्रदेश का ये शहर है भोपाल। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता जयंती के अवसर पर 7,000 से अधिक व्यक्तियों यानी जिसमें 3,721 आचार्य और बटुक शामिल हैं, इनके द्वारा सस्वर गीता का पाठ कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। क्लियर? तो ये बात आपको सीधी से इतनी ध्यान में रखनी है कि मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता जयंती के अवसर पर 7,000 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सस्वर गीता का पाठ किया गया और इस प्रकार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ 11 दिसंबर 2024 को। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इसमें भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का पाठ किया गया। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग, और इसका पाठ किया गया। अगला जो है वो है महाकुंभ मेला क्षेत्र। याद रखिएगा, इस पर चर्चा पहले हुई भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयागराज में एक क्षेत्र राज्य का 76वां जिला घोषित हुआ। ठीक है? और इस 76वें उत्तर प्रदेश के इस 76वें जिले का नाम क्या रखा गया? तो नाम पड़ा महाकुंभ मेला जनपद। ठीक है? आपको ये भी पता है कि इस नए जिले में प्रयागराज जिले के राजस्व ग्राम, इसमें जो तहसील आई वो सदर तहसील, सुराव, फूलपुर और करछना, और इसके साथ साथ संपूर्ण परेड क्षेत्र जो था वो इस महाकुंभ मेला जनपद में शामिल था। अगला है, पूछा जा रहा है लेह। अब लेह क्यों चर्चा में था? आपको ये पता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वो उसी में ये लेह जिला है और यहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में नवंबर 2024 में किया गया। और दूसरी बात, ये जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लेह में स्टैब्लिश हुआ, इसका निर्माण किसने किया? तो याद रखेंगे, अमारा राजा इंफ्रा कंपनी और के द्वारा एनटीपीसी के लिए किया गया। ठीक है? तो ये दोनों बातें याद रखेंगे कि इसका निर्माण अमारा राजा इंफ्रा कंपनी के द्वारा एनटीपीसी के लिए किया गया और ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये जिला पड़ता है लेह, और यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अगला जो नाम है वो है घुड़मा रास। ये जो घुड़मा रास है इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है बस्तर, और इस छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये जो गांव है उसका नाम क्या है? घुड़मा रास। और इस घुड़मा रास गांव में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयन किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयन हुआ है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित घुड़मा रास गांव का। ठीक है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 15 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के तौर पर जिसको चयन किया गया वो छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर जिले में स्थित गांव है जिसका नाम है घुड़मा रास। क्या नाम है? घुड़मा रास। याद रखिएगा, इस कार्यक्रम के लिए भारत के इस गांव सहित विभिन्न देशों के कुल 20 गांव का चयन किया गया। यानी एक तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का ये गांव जिसका नाम है घुड़मा रास, और इसके अलावा विभिन्न देशों के कुल 20 गांव का चयन किया गया। अगला नाम है साबरकांठा। क्या नाम है? साबरकांठा। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने गुजरात के इस जिले साबरकांठा के हिम्मतनगर में अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है? तो याद रखेंगे, गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है साबरकांठा। यहाँ पर हिम्मतनगर में अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 19 नवंबर 2024 को किया गया। और याद रखिएगा, साबर डेयरी द्वारा स्थापित
किसके द्वारा? साबर डेयरी के द्वारा स्थापित इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 800 मीट्रिक टन की है। क्लियर है? तो इस तरह से आप साबरकांठा जिले को ध्यान में रखेंगे। और किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुजरात राज्य से। अगर हम कुछ अन्य राष्ट्रीय स्थल की बात कर लें तो उसमें सबसे पहले आपको नाम ध्यान में रखना है फुलिया का। किसका? फुलिया का। याद रखिएगा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित इस नगर में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं? IIHT, इसके नए परिसर का उद्घाटन किया गया। सीधी सी बात, आपको दो बातें इसमें केवल ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो फुलिया नगर है ये कहां पर है? तो आपका जवाब होगा फुलिया नगर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है, पहली बात। और ये फुलिया नगर क्यों चर्चा में आया? तो याद रखेंगे, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा फुलिया में किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो स्थल है वो है लद्दाख। लद्दाख के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय सेना के द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पैंगोत्सो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण 26 दिसंबर 2024 को किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे, भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पैंगोंग सो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। ठीक है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवसारी। ध्यान रखिएगा, ये जो नवसारी है यहां पर ये गुजरात का एक नगर है और केंद्रीय मंत्री हैं CR पाटिल। और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने गुजरात की इस नवसारी नगर में जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया। ठीक है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो नवसारी है ये गुजरात में एक नगर है जहां पर जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ हुआ। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के द्वारा 21 दिसंबर 2024 को। तो याद रखेंगे, जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र नवसारी। अगला जो स्थल है वो है ग्वालियर। याद रखेंगे, भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़ साहब। और जगदीप धनखड़ साहब ने मध्य प्रदेश के इस ग्वालियर शहर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में अत्याधुनिक GSI भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में GSI भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन 15 दिसंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने किया। कहां पर? GSI भू विज्ञान संग्रहालय कहां पर? ग्वालियर में। अगला जो स्थल है वो है देहरादून। ध्यान रखिएगा, ये जो देहरादून है यहां पर केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। याद रखिएगा, उत्तराखंड के इस राजधानी शहर में देहरादून में वन्य जीव संस्थान यानी WII में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के लिए DNA अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा उत्तराखंड की राजधानी शहर देहरादून में वन्य जीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के DNA अनुक्रमण सुविधा के लिए एक उन्नत केंद्र का उद्घाटन 21 दिसंबर 2024 को किया। क्लियर है? अगला जो राष्ट्रीय स्थल है उसको देखिए, उसका नाम है कोट द्वार। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो कोट द्वार है ये कहां पर? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड की सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत ये जो कोट द्वार है इस शहर में राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत उत्तराखंड राज्य के कोट द्वार शहर में राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई का आधिकारिक शुभारंभ दिसंबर 2024 में किया। अगला जो स्थल है वो है बेंगलुरु। याद रखिएगा, उबर के द्वारा कर्नाटक के इस शहर बेंगलुरु में महिला चालकों के साथ महिला सवारियों की एक विशेष बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है मोटो वुमेन की शुरुआत की। ठीक है। तो याद रखेंगे, महिला सवारियों की विशेष बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है मोटो वुमेन, इसका शुभारंभ कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। क्लियर? तो ये याद रखेंगे, नाम क्या है बाइक टैक्सी सेवा की? मोटो वुमेन। क्लियर? अगला जो शहर है, अगला जो स्थल है राष्ट्रीय स्थल, उसका नाम है करनाल। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के इस शहर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का शिलान्यास किया है। कब? 9 दिसंबर 2024 को। तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के किस शहर में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए परिसर का शिलान्यास किया? तो आपका जवाब होगा करनाल। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो स्थल है वो है जोधपुर। याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा राजस्थान के इस शहर जोधपुर में
11 फीट ऊंची, कितनी, 11 फीट ऊंची और 1100 किलोग्राम वजनी सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया 8 दिसंबर 2024 को। तो याद रखेंगे 8 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा राजस्थान के जोधपुर में 11 फीट ऊंची और 1100 किलोमीटर वजनी सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। क्लियर है? किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला जो राष्ट्रीय स्थल है वो है चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ शहर में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 नए आपराधिक कानूनों का सफल कार्यान्वयन राष्ट्र को समर्पित करने का काम पीएम मोदी के द्वारा कहां से किया गया, तो याद रखेंगे चंडीगढ़ से। ठीक है, 3 दिसंबर 2024 को। अगला जो राष्ट्रीय स्थल है उसका नाम है सराय काले खां चौक। देखिए नई दिल्ली में स्थित इस सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे दिल्ली में एक चौक का नाम था सराय काले खां चौक, उसका नाम अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे आप अंतर्राष्ट्रीय स्थल के संदर्भ में प्रश्न को देखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्थल में जो सबसे पहला स्थल है वो है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से। तो ध्यान में रखेंगे स्विट्जरलैंड देश में सार्वजनिक स्थानों पर आप चेहरे को ढक नहीं सकते, इस पर प्रतिबंध है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा प्रतिबंध जो है ये बुर्का, नकाब और अन्य चेहरे ढकने वाले आवरणों पर लागू है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से जो नया प्रावधान आया इसके तहत वहां पर बुर्का, नकाब और अन्य चेहरों को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना रखा गया है। क्लियर? अगला देखिए पूछ रहा है रूस के संदर्भ में। तो देखिए याद रखिएगा रूस में पुराने रिसोर्ट शुल्क के स्थान पर एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा रूस में अब पुराने रिसोर्ट शुल्क के स्थान पर एक नया पर्यटक कर आया है, यानी एक टूरिस्ट टैक्स जो लागू हुआ है वो कहां पर? रूस में लागू हुआ है 1 जनवरी 2025 से। अब ये क्या है नया टूरिस्ट टैक्स? तो याद रखिएगा मौजूदा ढांचे के तहत पर्यटन कर जो है वो वर्ष 2025 में 1% की दर से शुरू होगा और 2027 तक धीरे धीरे बढ़कर ये 3% हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, यानी 2025 में 1%, 2026 में 2% और 2027 में ये 3% हो जाएगा टूरिस्ट टैक्स। कहां पर? रूस में। अगला जो वैश्विक स्थल है वो है वानुअतु। क्या नाम है? वानुअतु। याद रखिएगा भारत के द्वारा वानुअतु में आए विनाशकारी भूकंप में इस देश को 50 यानी 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता दी गई। कितनी? 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता किसको दी गई? वानुआतु को। क्यों? क्योंकि वहां पर विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, और याद रखिएगा 17 दिसंबर 2024 को 17 दिसंबर 2024 को दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित इस देश के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया जिससे भारी तबाही हुई। तो याद रखेंगे इस बात को कि अब देखिए सीक्वेंस क्या बनेगा कि 17 दिसंबर 2024 को दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश वानुअतु में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया जिससे वानुअतु में तबाही हुई, और भारत सरकार के द्वारा वानुअतु में आए भूकंप के मद्देनजर इस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की गई 2 जनवरी 2025 को। अगला जो स्थल है अंतर्राष्ट्रीय वो है युगांडा। याद रखिएगा इस युगांडा देश में डिंगा डिंगा वायरस फैल गया। अब आपसे पूछेगा कि डिंगा डिंगा वायरस कहाँ फैला, तो आप कहेंगे युगांडा में, दिसंबर 2024 में। याद रखिएगा इससे पहले अधिक प्रभावित जिला जो था वो कौन था? बूंदी बगियो। क्या नाम था? बूंदी बगियो। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो फिर से आ गया स्विट्जरलैंड। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि स्विट्जरलैंड को अभी आपने किस संदर्भ में पढ़ा था, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि स्विट्जरलैंड देश में 1 जनवरी 2025 को एक नया फरमान जारी हुआ कि इस देश में सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे ढकने पर अब प्रतिबंध होगा। क्लियर? और अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो कितने का जुर्माना है? 1000 स्विस फ्रैंक का। क्लियर? अब यहां पर आप स्विट्जरलैंड को किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि इस देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौता, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में DTAA कहते हैं, इसके तहत सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र यानी MFN खंड को निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो अब ये सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र के तौर पर अब भारत को हटा दिया गया है। याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 से स्विस संस्थानों के द्वारा भारतीय निवेशकों को किए जाने वाले लाभांश भुगतान पर वर्तमान 5% से बढ़ाकर 10% कर लगाया जा रहा है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो है दुबई। याद रखिएगा दुबई शहर में स्थित दुबई गोल्ड सूक एक्सटेंशन में
दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बार का अनावरण किया गया। याद रखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बार का अनावरण कहां पर? याद रखेंगे, दुबई में स्थित दुबई गोल्ड सूक एक्सटेंशन में किया गया। और कहां पर? दिसंबर 2024 में। और याद रखिएगा इसका वजन कितना? तो याद रखेंगे 300.12 किलोग्राम, और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मान्यता मिली है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो याद रखेंगे इसका निर्माण एमिरेट्स मीटिंग फैक्ट्री द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एमिरेट्स मीटिंग फैक्ट्री के द्वारा। अगला जो स्थल है वो है दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा, यहां पर इस देश में विमान दुर्घटना में 179 यानी 179 लोगों की मृत्यु हो गई। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना में 29 दिसंबर 2024 को 179 लोगों की डेथ हो गई। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि विमान हादसा उस समय हुआ जब दक्षिण कोरियाई एयरलाइंस के द्वारा संचालित जेजू एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर है 7C2216, बैंकॉक से 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर को लेकर मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था। ध्यान रखिएगा, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था? मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था। अगला देखिए, अगला जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो है रवांडा। याद रखिएगा, इस देश के द्वारा यानी रवांडा देश के द्वारा मारबर्ग वायरस रोग, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं MVD, इसके प्रकोप की आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा कर दी गई। यानी रवांडा ने मारबर्ग वायरस से जो रोग से जो प्रकोप होता था, वो उसकी आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा 20 दिसंबर 2024 को कर दी गई। और ये घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार लगातार 42 दिनों तक कोई नया मामला सामने न आने के बाद की गई। क्लियर है? तो मारबर्ग वायरस रोग से जो प्रकोप था, अब उसका मामला कोई नहीं आ रहा है। इसकी पूरी समाप्ति की घोषणा किस देश ने की? तो याद रखेंगे रवांडा ने। कौन सा वायरस रोग है? मारबर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो है अंटार्कटिका। याद रखिएगा, चीन ने यहां पर अपना पहला बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया। ठीक है, तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में चीन ने अपना पहला बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2024 को प्रारंभ किया। याद रखिएगा, पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल में स्थित इस वायुमंडलीय निगरानी केंद्र का नाम झोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन रखा गया। क्या नाम रखा गया? झोंगसान। ठीक है, तो झोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन, ठीक है, ये कहां पर? पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में स्थित है। ठीक है, और ये किसका है? चीन का ये पहला बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र है। ठीक है, झोंगसान। अगला देखिए, अगला जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो है दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, इस देश के द्वारा खाद्य जनित बीमारियां राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका में इसके द्वारा खाद्य जनित बीमारियां राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई नवंबर 2024 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो है गैबॉन। याद रखिएगा, ये जो गैबॉन देश है इसमें संवैधानिक जनमत संग्रह कराया गया। ठीक है, कहां पर? 16 नवंबर 2024 को संवैधानिक जनमत संग्रह कराया गया, तो आपका जवाब होगा गैबॉन। याद रखिएगा, जनमत संग्रह के पक्ष में 91% मत पड़े, और जो प्रस्तावित नए संविधान में राष्ट्रपति के पद के लिए 2 कार्यकाल की सीमा तय की गई है। साथ ही साथ कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। और जनमत संग्रह के पक्ष में 91% मत पड़े। याद रखिएगा, दस्तावेज में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। क्लियर? कहां की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है गैबॉन की। और यह निर्धारित किया गया कि परिवार के सदस्य राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्ति के 3 माह पहले हो जाना चाहिए। ये सारी बातें कहां की हो रही हैं? गैबॉन की। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा, पुरातत्वविदों के द्वारा सऊदी अरब देश में किलेबंद शहर की खोज नवंबर 2024 में की गई। और जो खोजा गया शहर है ये 4000 वर्ष पुराना है। और इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है अल नताह। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि चर्चा में रहा शहर अल नताह कितने वर्ष पुराना, तो 4000 वर्ष पुराना। और कहां पर खोजा गया? तो याद रखेंगे, सऊदी अरब के द्वारा, सऊदी अरब में ये किलेबंद शहर है जिसका नाम है अल नताह। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात कर लें तो इसमें आपको देखना है, सबसे पहला है कैसाब्लांका। क्या नाम है? कैसाब्लांका। याद रखेंगे, ये जो कैसाब्लांका है ये भारतीय नौसेना के पोत INS तुशिल मोरक्को के इस शहर में पहुंचा है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, भारतीय नौसेना का एक पोत है जिसका नाम क्या है? INS तुशील। क्या नाम है? INS तुशील। और ये कहां पहुंचा है? मोरक्को के शहर, क्या नाम है उस शहर का? कैसाब्लांका। तो मोरक्को के शहर कैसाब्लांका में भारतीय नौसेना का पोत INS तुशील पहुंचा है। ठीक है, कब की बात है? 27 दिसंबर 2024 की। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है उसका नाम है मोल्डोवा।
याद रखिएगा, मोल्डोवा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ISA कहते हैं, इसका 105वां पूर्ण सदस्य बन गया है 15 दिसंबर 2024 को। तो स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भारत की पहल से ये प्रारंभ हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो फ्रांस के साथ मिलकर किया गया। और याद रखेंगे, इसमें 105वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में ISA में कौन आया है? मोल्डोवा। ठीक है, 15 दिसंबर 2024 को। अगला देखिए, अगला है आर्मेनिया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल आर्मेनिया है, याद रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य बना 21 नवंबर 2024 को। तो ध्यान रखेंगे, 104वां पूर्ण सदस्य ISA का आर्मेनिया और 105वां पूर्ण सदस्य ISA का कौन बना? तो आपका जवाब होगा मोल्डोवा। ठीक है, तो इस तरह से इन स्थलों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है पुरस्कार और सम्मान। क्लियर है? अगली क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक हैं और यहाँ से सीधे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। इनको लगातार रिवीजन भी आप करते रहेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।